दिन के बाद राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन उससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के दलाल क्रिश्चियन मिशेल एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं। मिशेल चुनावी मुद्दा बन गए हैं और अगस्ता घोटाले के गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। कल दुबई से प्रत्यर्पित कर मिशेल को दिल्ली लाया गया था और आज उसे सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। सीबीआई ने हालांकि 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिनों की इजाजत मिली। अब इन 5 दिनों में सीबीआई ये पता करेगी कि अगस्ता डील में किन किन नेताओं और अफसरों ने दलाली खाई है। अगस्ता हेलीकॉप्टर डील के दलाल क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण ने बीजेपी को इस चुनावी मौसम में बड़ा मौका दे दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने कांग्रेस को घेरा, तो उधर राहुल गांधी ने कन्नी काट ली। मंगलवार की रात जैसे ही क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से दिल्ली लाया गया, बीजेपी की बाछें खिल गई। राजस्थान में चुनाव प्रचार करने गए पीएम मोदी ने लोगों को याद दिलाया कि हेलीकॉप्टर घोटाले का राजदार हमने पकड़ लिया है। जो राज खुलेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, सस्तों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। अगस्ता घोटाले में तो मोदी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम ले लिया और कहा कि बहुत ढूंढकर घोटाले का राजदार लेकर आया हूं। आपने सुना होगा 2014 के मेरे चुनाव की सभाओं में मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था। देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। सारी फाइलें कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था। ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेताओं को फंसाने की साजिश रची गई है, तो बीजेपी ने पूछ लिया कि क्या बिचौलियों को कांग्रेस बचाना चाहती है। जानबूझ के लोगों को फंसाकर और उन पर दबाव डालकर कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएं। अगर यही खेल है और इसी खेल में अगर सीबीआई इस समय अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, तो अब इससे लड़ा जाएगा, आगे देखेंगे। पोजीशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ऑपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अगस्ता घोटाले और मिशेल के प्रत्यर्पण पर पूछा गया, तो जवाब देने की जगह उन्होंने पीएम से राफेल डील पर सवाल पूछ लिया। Very clear on this matter. Earlier in a press conference, the Prime Minister should explain why he gave 30,000 crores on Rafale to Mr. Anil Ambani. पीएम मोदी अगस्ता कांड में सोनिया गांधी का नाम घसीट रहे हैं, तो सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने कहा है कि अच्छा हुआ जो मिशेल को भारत लाया गया, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगस्ता मालिक के एक बिचौलियों को पकड़ा गया है, मिशेल को, अच्छा, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि ये सारे राज खोल देगा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, कांग्रेस कर रही है कि राफेल मामले को दबाने के लिए इसको पकड़ा है। क्या माने सकता है? लेकिन उसके साथ साथ अच्छा ही है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और 9 से 1 इस रोल को, कानून को अपना काम करने दीजिए।
अगस्ता घोटाले और क्रिश्चियन मिशेल से दूरी बनाती दिख रही कांग्रेस आज खुद रंगे हाथ पकड़ी गई। जिस मिशेल पर अगस्ता डील में दलाली खाने और कमीशन देने का आरोप है, उसी मिशेल के लिए कोर्ट में पैरवी करने एक कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। मिशेल के वकील एल्जो जोसेफ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो यूथ कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के नेशनल इंचार्ज हैं। एल्जो जोसेफ कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के महासचिव दीपक बावरिया से मुलाकात की। हालांकि एल्जो जोसेफ ने सफाई दी है कि उन्होंने एक वकील के नाते क्लाइंट के लिए पैरवी की है, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं। आई एम द नेशनल इंचार्ज फॉर इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट। एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड भी हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सो मेरा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने अपीयर किया है। सो दिस इज माई ड्यूटी एंड इफ समबडी इज आस्किंग मी टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट, सो आई हैव डिस्चार्ज ओनली माई ड्यूटी एज ए लॉयर and it is nothing to do with Congress. My Congress and my relation with Congress is separate and my profession is separate. हालांकि फजीहत होने के बाद कांग्रेस ने एल्जो जोसेफ को पार्टी से निकाल दिया। यूथ कांग्रेस ने सफाई दी है कि एल्जो एक वकील के तौर पर निजी हैसियत से मिशेल के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। राफेल डील पर घिरी मोदी सरकार अब अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले को रामबाण के तौर पर देख रही है। आइए हम आपको अगस्ता और राफेल डील के बारे में क्या समानता और क्या अंतर है वो दिखाते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदा जाना था, जबकि राफेल फाइटर प्लेन है जिसे एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है। दोनों सौदों को हरी झंडी एयरफोर्स के आला अफसरों ने ही दी थी। दलाली का विवाद सामने आने के बाद अगस्ता डील यूपीए सरकार ने रद्द कर दी थी, जबकि विवाद के बाद भी राफेल डील बरकरार है और जल्द ही भारत में राफेल आने वाला भी है। अगस्ता डील में जहां कांग्रेस पर सवाल उठे, तो वहीं राफेल डील में बीजेपी और मोदी सरकार घिरी हुई है। अगस्ता डील को बीजेपी ने एक बार फिर गरमा दिया है, तो वहीं राफेल डील को राहुल गांधी और कांग्रेस ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। अगस्ता डील में जहां दलाल क्रिश्चियन मिशेल का नाम सामने आया है, उसी के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं राफेल डील में मोदी सरकार पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण और उसकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाती अगर भारतीय एजेंसियों ने कड़ी मेहनत न की होती। इंडिया न्यूज के पास उन दस्तावेजों की कॉपी है जिसने मिशेल के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ किया। भारतीय एजेंसियों ने कागजातों का अरबी अनुवाद करवाया ताकि यूएई की अदालत में कोई दिक्कत नहीं हो। इंडिया न्यूज को वो दस्तावेज मिल गए हैं जो भारत सरकार ने यूएई के कोर्ट में जमा किए थे, जिसके आधार पर यूएई की सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को भारत भेजा है। ये सबसे 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए गए होते यूएई में, तो ब्रिटिश नागरिक का क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यूएई की कोर्ट भारत नहीं भेजती। सबसे पहले कि इन क्या दस्तावेजों में क्या क्या खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये इसे एक अंतिम मुहर कहा जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस मुहर के लगने के बाद क्रिश्चियन मिशेल जेम्स भारत भेजा गया है। और ये सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अरेबिक में हैं, इटालियन में हैं और इंग्लिश में हैं। ये इसलिए क्योंकि इस 3 दस्तावेजों में जो कि यूएई कोर्ट में सबमिट किए गए थे, ये सारे दस्तावेज इटली, स्विट्जरलैंड और भारत से जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जैसे कि एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें अनिल वाधवा, जो कि भारत के एम्बेसडर हैं इटली में, 2017 तक थे वो, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स को ये आप देख सकते हैं कि स्वॉन स्टेटमेंट ऑफ आउट ऑफ कोर्ट ट्रांसलेशन। सो इस तरह से हर एक दस्तावेज को जो कि इटालियन में थे, उन्हें अंग्रेजी में और अरेबिक में ट्रांसलेट करके यूएई की कोर्ट में सबमिट किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इन सारे दस्तावेजों में, वो ये थी कि अलग अलग देशों से अलग अलग जो भारत की एजेंसीज हैं, जैसे कि विदेश मंत्रालय है और जो सीबीआई और ईडी है, इन सब ने एक साथ में टीम के तौर पर काम किया और इटली, स्विट्जरलैंड, यूएई और भी बहुत सारे देशों से नई दिल्ली के साथ में इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए। सारे दस्तावेजों को यूएई की कोर्ट में सबमिट किया गया। उसके बाद में जो कनेक्टिंग डॉट्स जिसे कहते हैं, पूरी कहानी, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो एविडेंस हो या फिर मनी ट्रेल हो, ये सब एक साथ में जुड़ के सामने आई, जिसके बाद यूएई की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, उन्हें भारत भेजेगी। तो मिशेल के भारत आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नया हथियार मिल गया है।
राहुल गांधी को लग रहा था कि वो राफेल को बोफोर्स की तरह मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब अगस्ता वेस्टलैंड के मामले पर कांग्रेस एक बार फिर निशाने पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव भी सामने हैं और क्रिश्चियन मिशेल जो भी खुलासे करते हैं वो कांग्रेस के लिए सरदर्द बनेगा। मिशन मिशेल कैसे पूरा हुआ वो जान लेते हैं। 2015 में मिशेल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। फरवरी 2017 में दुबई में मिशेल को गिरफ्तार किया गया था। दुबई में मिशेल की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही मार्च 2017 में भारत ने यूएई सरकार से मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग की थी। मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई और ईडी की टीम ने पहल की और कागजात पेश किए। मिशेल को भारत लाने के मिशन का एक सीक्रेट कोड रखा गया जिसका नाम यूनिकॉर्न था। मिशेल को भारत लाने के इस पूरे ऑपरेशन की कमान खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संभाल रखी थी। बिचौलिए मिशेल के बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर है कौन। मिशेल का पूरा नाम क्रिश्चियन मिशेल जेम्स है। क्रिश्चियन मिशेल नामी गिरामी ब्रिटिश कंसल्टेंट रहा है। मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड का सलाहकार बताया जाता है। मिशेल ने अगस्ता घोटाले में दलाली खाई थी। मिशेल पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर घूस लेने तक के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद 2017 से मिशेल दुबई जेल में था, जिसे अब भारत लाया जा सका है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के बारे में आपको बताते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इस सौदे में मिशेल पर 225 करोड़ की दलाली खाने का आरोप है। यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता डील में दलाली देने का आरोप है। नेताओं और अफसरों पर मिशेल की मदद करने का आरोप है। विवादों के बाद 2014 में यूपीए सरकार ने डील रद्द कर दी थी। इस घोटाले में 2016 में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी को भी गिरफ्तार किया गया था। अगस्ता घोटाले में जिन पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी वो आज मीडिया पर ही भड़क गए। जमानत पर चल रहे एसपी त्यागी से जब बिचौलिए मिशेल को लेकर सवाल पूछा गया तो वो पत्रकारों पर फट पड़े। Why are you asking me this question? Why are you asking me this question? Who are you? Firstly, tell me who are you? Who are you? I'm a journalist. ना देखो, हॉट जर्नलिस्ट यार, जर्नलिस्ट तो सब भी होते हैं। कौन हो तुम? क्या कोई आप मेरे मुंह देखिए, तमीज से बात करेंगे आप। हाँ, ये नहीं कर सकते आप मेरे को तंग नहीं कर सकते आप, है ना। आपका सवाल पूछना बात और है, लेकिन तंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर। यूपी के बुलंदशहर के शाना इलाके में गोकशी के शक में भड़की हिंसा तो उसी दिन थम गई, लेकिन इससे जुड़े सवाल अब भी सुलग रहे हैं। इस हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत 2 लोगों की मौत के बाद भी कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। आखिर वहां गोकशी की अफवाह किसने फैलाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतनी तादाद में भीड़ कहां से आई, ये भी बड़ा सवाल है। भीड़ के हाथों में हथियार किसने दिए? इंस्पेक्टर भीड़ को उकसाने का आरोपी योगेश राज अब तक क्यों फरार है? इन सवालों को लेकर पुलिस खुद कटघरे में है। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, वो फरार चल रहा है। इस वक्त हम नया बांस गांव की मुख्य सड़क पर मौजूद हैं और ये वही गांव है जो योगेश राज जहां पर रहता है। ये उसका पैतृक घर है। यहाँ पर बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर है। पुलिस के मुताबिक अभी तक उनके हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा है, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि योगेश राज तक वो पहुंच पाए। योगेश राज फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस जो है अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि 6 टीमें बना दी गई हैं और जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अब तक बुलंदशहर पुलिस के हाथ खाली हैं। सुरक्षा बल यहां पे तैनात किया गया है ताकि किसी तरह को कोई तनाव जो है दोबारा से बुलंदशहर में पैदा ना हो। इन सारे अनसुलझे सवालों के बीच अब यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा है कि बुलंदशहर हिंसा एक बड़ा षड्यंत्र था। वहां जो कुछ हुआ वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं था, बल्कि साजिश थी। शहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, एक लार्जर षड्यंत्र है। हाँ, और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जो जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। वहां पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहां के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। और हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि जहां से शुरुआत हुई है उस शुरुआत को हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।
यूपी के डीजीपी भी मान रहे हैं कि बुलंदशहर कांड के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। साजिश क्या थी, उसका मास्टरमाइंड कौन था, इसका जवाब 60 घंटे बाद भी पुलिस के पास नहीं है। बुलंदशहर कांड से जुड़े कई अहम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढते ही साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्याना तहसील के महाव गांव के खेतों में गोवंश के कंकाल कहां से आए, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है गोकशी गांव में हुई तो मवेशी कहां से लाए गए, ये दूसरा बड़ा सवाल है। महाव गांव नेशनल हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है। फिर रात के सन्नाटे में गोकशी की हलचल किसी ने क्यों नहीं सुनी, आवाजें आती वो क्यों नहीं सुनी गई। कहा जा रहा है कि दर्जन भर गोवंश काटे गए तो इतने मवेशी काटने के लिए कितने लोग आए थे, लोगों की संख्या के बारे में किसी को नहीं पता। किसी ने अभी तक नहीं कहा है कि उसने किसी तरह की आवाजें सुनी थी। गांव में गोकशी करने वाले कहां से आए थे और कहां चले गए, कहां गायब हो गए, ये भी किसी को नहीं पता। खेत में दर्जन भर गोवंश काटे गए तो खून कहां गया। दर्जन भर गोवंश काटने का मतलब है कि घटना स्थल पर कम से कम 300-350 लीटर खून बहा होगा। उस खून के अंश भी पूरी तरह नहीं मिले हैं। 300-350 लीटर खून, आप समझ सकते हैं कितने खून की हम बात कर रहे हैं। खेत में गोवंश का कंकाल किसने सबसे पहले देखा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उसी ने बजरंग दल के नेता और मुख्य आरोपी योगेश राज को बुलाया। गांव में कट्टा तमंचा लेकर भीड़ कहां से आई। एकाएक कट्टे और तमंचे आ गए, गोलियां चलने लगी, पत्थर चलने लगे, लाठी डंडे चलने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब यूपी पुलिस को और एसआईटी को देना है। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी और बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज भले ही अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा हो, लेकिन उसने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की है। उस पर पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप है और वो अब दावा कर रहा है कि घटना के समय तो वो थाने में था। मैं योगेश राज, जिला संयोजक बजरंग दल बुलंदशहर। जैसा कि आप बुलंदशहर की में हुई स्याना में गोकशी प्रकरण को आप देख रहे होंगे, पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थीं। पहली घटना स्याना के नजदीक गांव महाव में गोकशी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित स्याना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा स्याना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। बुलंदशहर हिंसा को लेकर इंडिया न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर सोमवार को असल में हुआ क्या था। हमने एक चश्मदीद को खोज निकाला जिसने उस दिन की पूरी कहानी तफसील से बयां की। सुरक्षा कारणों से हम आपको उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उसने जो देखा वो सुना सकते हैं आपको जरूर। 11:30 बजे के करीब में महाव की तरफ से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में अवशेष ले आए गायों के और वो लाके यहाँ पर खड़े कर दिए। यहाँ पे सामने मेरी दुकान से थोड़ा सा इधर चाइना की साइड पे नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी होने के बाद में इधर से जो वो पुलिस वाले समझा भी रहे बेचारे, और इधर से फिर जो पत्थर बरसन लगे। जब पत्थर बरसन लगे हम भी जो अपनी दुकान बंद करके चले गए। पत्थर पहले किधर से आए, गांव वाले थे या फिर बाहर के? बाहर के पता नहीं, हमारे गांव का था ही नहीं कोई भी। आप इसी गांव के हैं? गांव के चिगरावटी के। चिगरावटी गांव के ये जहाँ की चौकी साइड से पत्थर आए, काफी लोग आए उधर से पत्थर लेके। करीब 100 आदमी होंगे उस टाइम पे पत्थर लेके जो आए थे। वैसे तो काफी आदमी जुड़े हुए देख ले। ये पूरा वाकया जो था कितने बजे शुरू हुआ? 11:30 बजे। 11:30 बजे। और देखते देखते चीजें जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई, बढ़ती चली गई। कितने बजे करीब? 12 बजे के करीब में। और आधे घंटे के अंदर सब कुछ बदलाव हो गया। उससे पहले ही हम 12 बजे से पहले ही दुकान बढ़ा गए, यहाँ से निकल गए। बुलंदशहर में हुई हिंसा को आज तीसरा दिन है।
जिस जगह हिंसा हुई उसके आसपास के 3 गांव ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह सन्नाटा पसरा पड़ा है। ये तस्वीरें चिंगरावठी गांव की हैं। 3 दिन पहले जहां हंगामे का शोर सुनाई दे रहा था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। हिंसा में मारा गया सुमित इसी गांव का था। पुलिस ने हिंसा को लेकर जो FIR दर्ज की है, उसमें कई लड़के इसी गांव के हैं। ऐसे में पकड़े जाने के डर से वो फरार हैं। गांव के ज्यादातर घरों में ताले लटके हैं। गांव में सिर्फ औरतें, बच्चे और बुजुर्ग ही नजर आ रहे हैं। पुलिस का डर क्यों आ रही है और क्या है? हाँ, मैं बढ़ रहा हूँ। तो क्या डॉक्टर की दुकानें उकानें सब बंद, क्लिनिक सब बंद है? सब बंद है, सब। हाँ। आपकी भी तबीयत खराब है क्या? हाँ। तो दवाई नहीं मिल रही? दवाई नहीं मिल रही। जब दवा न मिल रही तो कारण क्या है? हमें जो है बच्चे और सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं, पुरुष नहीं दिख रहा है गाँव में। पुलिस का डर क्यों आ रही? क्यों पुलिस का डर क्यों? आप पुलिस जिसमें पकड़ेगी उसमें डंडा बजाएगी। हाँ। और क्या है? हाँ, नहीं है। चिंगरावठी गांव पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर है। इस गांव में खौफ का आलम यह है कि गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के सभी क्लास खाली पड़े हैं। टीचर मौजूद हैं, लेकिन स्कूल के 66 बच्चों में से एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया। बच्चे क्यों नहीं है? बच्चे यहाँ नहीं है कि यहाँ पर डर की वजह से सब गए हुए हैं इधर उधर। इतना दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ पुलिस वगैरह, फोर्स वगैरह लगी हुई है ना, इस वजह से सब बाहर चले गए हैं। डर किस बात का है? वो पिटाई उटाई लगा रहे हैं ना, मतलब पुलिस वाले पिटाई लगा रहे हैं लोगों की, गांव वाले लोगों की, तो इस वजह से, डर की वजह से वो चले गए हैं बाहर। चिंगरावठी जैसे ही हालात महाव गांव के भी हैं। ये वही गांव है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसी गांव के खेत में गोवंश के शव मिले थे। यहाँ भी सिर्फ औरतें और बच्चे ही नजर आ रहे हैं। इस गांव के भी कुछ लड़कों के नाम FIR में दर्ज हैं। दहशत इतनी है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। दहशत लोगों की पुलिस ने तोड़ फोड़ करी है, घरों में आके लेबरों के साथ मारपीट करी है, लेडीजों के साथ भी मारपीट करी है। इस वजह से लोग बहुत दहशत में। नया बांस गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां इस मामले का मुख्य आरोपी योगेश राज का घर है। इस गांव के 3 लोगों के नाम FIR में हैं, जिनमें योगेश राज, उसके चाचा और चचेरा भाई शामिल हैं। योगेश अभी तक फरार है। गांव में सन्नाटा पसरा है और यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। ये तीनों गांव दहशत के साए में जी रहे हैं। ये डर और दहशत कब खत्म होगी, गांव के लोग अब इसी इंतजार में एक एक दिन काट रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा को लेकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है। शिवसेना ने इस हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा है कि गोमांस और गो हत्या जैसे मुद्दे गोवा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी हैं, लेकिन वहां कभी हिंसा नहीं हुई। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उन राज्यों में लोकसभा की इक्का दुक्का सीटें हैं? शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सवाल किया है कि 2014 के चुनाव से पहले जिस तरह मुजफ्फरनगर और बीच के दिनों में कैराना कराया गया, वैसा बुलंदशहर में कराया जा रहा है क्या? यूपी की 80 सीटें 2019 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर होने वाली है। उसी के लिए गोहत्या का संशय पिशाच लोगों की गर्दन पर बैठाकर धार्मिक उन्माद का और वोटों के ध्रुवीकरण का वही रक्त रंजित पैटर्न फिर से चलाने की कोशिश शुरू की है क्या? इससे पहले यूपी में बीजेपी की सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। विपक्ष ने जहां इसे गंभीर मामला बताया है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजभर खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रकाश राजभर जी हमारी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन न तो वो विश्व हिंदू परिषद के बारे में जानते हैं, न बजरंग दल के बारे में जानते हैं, न किसी संगठन के बारे में जानते हैं। दूसरा, मामले की जब जांच चल रही हो उस समय किसी संगठन का नाम लेना वो अनुचित है और सरकार में है इस समय तो उनको कतई कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको बयान देने का और अखबार में छपने का, टीवी में दिखने का शौक है, इस प्रकार के बयान दे देते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। बुलंदशहर में गोकशी की आशंका में हुई हिंसा के बाद पुलिस बेहद अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहीर नाम के इस गो तस्कर पर कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान जहीर गोली लगने से घायल हो गया, हालांकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस को जहीर के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं।
मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद बैंकों का पैसा लेकर भागे भगोड़े कारोबारियों में खलबली मची है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपने प्रत्यर्पण पर फैसला आने से 5 दिन पहले भारतीय बैंकों का कर्ज चुकाने का ऑफर दिया है। माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि वो बैंकों का 100% मूलधन चुकाने को तैयार है, लेकिन वो सूद नहीं चुकाएगा। माल्या ने कहा है कि पिछले 3 दशकों तक सबसे बड़े शराब समूह किंगफिशर ने भारत में कारोबार किया है। इस दौरान कई राज्यों की मदद भी की। किंगफिशर एयरलाइंस भी सरकार को भरपूर भुगतान कर रही थी, लेकिन शानदार एयरलाइंस का दुखद अंत हुआ। मगर फिर भी मैं भुगतान करना चाहता हूं, जिससे उन्हें कोई घाटा न हो। कृपया इस ऑफर को स्वीकार करें। माल्या को कई बैंकों से लिए गए करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के चलते डिफॉल्टर और भगोड़ा घोषित किया गया है। वह मार्च 2016 से ब्रिटेन में है। उसके प्रत्यर्पण का मामला लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट 10 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयले घोटाले से जुड़े एक मामले में आज सजा सुनाई। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एससी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस कोरोफा और पूर्व निदेशक केसी समरिया को 3 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर विकास पटनी और उनके सहयोगी आनंद मलिक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी को पश्चिम बंगाल स्थित मोरिया और मधुजोड़ में स्थित कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर आवंटन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को भी करारा झटका दिया है। निवेशकों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें मकान नहीं देने के मामले में कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही आम्रपाली ग्रुप के 5 स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और होम बायर्स के पैसे से खरीदी गई दूसरी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। आम्रपाली के सीएमडी ने माना कि होम बायर से जुटाए गए 2,996 करोड़ रुपए उन्होंने दूसरी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में लगा दिए। इसी वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी रकम का अभाव हो गया और प्रोजेक्ट्स लटक गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होम बायर्स के पैसे सोमवार तक कोर्ट की ट्रेजरी में जमा कराएं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अब 12 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जुर्म है। अब भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून में बड़े बदलाव की पहल शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत दर्ज न कराने वालों को भी सजा दी जाएगी। मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है। संशोधन के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण का वीडियो देखना या शेयर करना भी पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट दर्ज न कराने पर पहली बार 1,000 रुपए का जुर्माने की सजा दी जाएगी। दूसरी बार ऐसी गलती दोहराने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और जो तीसरी बार गलती करे उसे 3 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। जो लोग व्हाट्सएप या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते या फॉरवर्ड करते हैं, उनको भी 5 साल तक की सजा की सिफारिश की गई है। दरअसल महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों के यौन शोषण का वीडियो बनाने और शेयर करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। दिक्कत यह है कि ऐसे मामलों में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी आगे नहीं आता। अब वीडियो के बारे में जानकारी होने पर भी शिकायत दर्ज न कराना अपराध होगा, तो लोग सतर्क होंगे और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के घिनौने खेल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए कानून बदलने के प्रस्ताव पर कैबिनेट नोट सर्कुलेट कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ही पॉक्सो एक्ट में जरूरी बदलाव हो जाए। राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। बीजेपी और कांग्रेस का पूरा जोर राजस्थान के चुनावी रण पर ही रहा। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तेलंगाना में इस बार टीआरएस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और टीडीपी ने हाथ मिला लिया। इसे 2019 के महागठबंधन का टेस्ट फायर माना जा रहा है। बीजेपी भी तेलंगाना में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम
का जनाधार का हैदराबाद तक है, लिहाजा ओवैसी अपना किला बचाने में जुटे हैं। राजस्थान और तेलंगाना में अब वोटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान की बात करें तो विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर 7 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। राजस्थान में अलवर की रामगढ़ सीट पर चुनाव टल गया है क्योंकि यहां बीएसपी उम्मीदवार का निधन हो गया। राजस्थान की जिन 199 सीटों पर वोटिंग होगी वहां 2274 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत राजस्थान के करीब 4 करोड़ 77 लाख वोटर ईवीएम में कैद करेंगे। वोटिंग के लिए राजस्थान में 51,965 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राजस्थान के चुनावी रण में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें झालरापाटन सीट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मुकाबला कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह से है। टोंक सीट पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने वसुंधरा सरकार के मंत्री यूनुस खान को उतारा है। सरदारपुरा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत का सामना बीजेपी के शंभू सिंह से है। बीकानेर पश्चिम सीट पर कांग्रेस के बीडी कल्ला का मुकाबला बीजेपी के गोपाल कृष्ण से है। बीकानेर पूर्व सीट पर बीजेपी की सिद्धि कुमारी की टक्कर कांग्रेस के कन्हैया लाल झांवर से है। वहीं खेतरी में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह और बीजेपी के धर्मपाल के बीच मुकाबला है। आदर्श नगर सीट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने रफीक खान को मैदान में उतारा है। तो वहीं उदयपुर सीट पर वसुंधरा सरकार के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की टक्कर कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरिजा व्यास से है। राजस्थान के साथ ही तेलंगाना में भी 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। यहाँ विधानसभा की 119 सीटों पर 1821 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी टीआरएस ने सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस का टीडीपी और सीपीआई से गठबंधन है। गठबंधन के बाद कांग्रेस ने 94 सीटों पर और टीडीपी ने 13 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हैदराबाद की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। तेलंगाना में करीब 2 करोड़ 81 लाख वोटर हैं। यहाँ वोटिंग के लिए 32,574 पोलिंग बूथ बने हैं। राजस्थान और तेलंगाना में भी बाकी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ ही 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 7 दिसंबर को इंडिया न्यूज आपको 5 राज्यों का सटीक एग्जिट पोल दिखाएगा। 11 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे भी इंडिया न्यूज पर ही दिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। 11 दिसंबर को 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण सिर्फ इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जुबान ने ऐसा दगा दिया कि उनका एक भाषण राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू के बुहाना में मंगलवार को चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। इसके बाद लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। राहुल अपने भाषण के आखिरी में झुंझुनू की स्थानीय समस्याओं पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुंभारम लिफ्ट कैनाल परियोजना का जिक्र किया, लेकिन वो जल्दबाजी में कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल गए। इसके बाद मंच पर बैठे अशोक गहलोत ने उन्हें कुंभाराम बताया। इसके बाद राहुल ने फौरन अपनी गलती सुधारते हुए कुंभकर्ण की जगह फिर से कुंभाराम बोला। लोकल मुद्दे हैं 2-3, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए। बिहार में बंगले की सियासत पर घमासान मचा है। पटना में पूर्व डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली कराने के लिए आज प्रशासन की टीम 5 देश रत्न मार्ग पहुंची। इस दौरान तेजस्वी दिल्ली में थे, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। तेजस्वी के बंगले के गेट पर ताला लटका हुआ है और एक नोटिस लिखा है जिस पर लिखा है मामला कोर्ट में है, इसलिए बंगला खाली करने का दबाव न डालें। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बंगला खाली कराने का मामला कोर्ट में है और 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी तो आखिर सीएम नीतीश कुमार को किस बात का गुस्सा है। तेजस्वी ने पूछा कि जो नीतीश चाचा मुझे बच्चा बताते हैं उनके अंदर इतनी नफरत की वजह क्या है जो मुझसे बंगला खाली कराने के लिए पीछे पड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नाम नीतीश कुमार है, समझे, नीतीश कुमार, वो कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में क्या हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि विपक्ष के नेता जो उसको मंत्री का दर्जा है, जिसको सेम टाइप आवास आवंटन मंत्री का जो बंगला जो मिलता है वो मिला करता है, उसको लेकर के ये लोग हटवाने का काम करते हैं, खाली करवाने का काम करते हैं।
आप देखिएगा सुशील मोदी जी का भी जो बंगला था, हम ही थे भवन निर्माण मंत्री। चाहते तो इस तरह का गलत काम करना था तो हम भी कर सकते थे। तो आखिर एक छोटे से जो कहते हैं बच्चा है, एक बच्चे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो चुकी है हमारे चाचा को? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित क्या बता दिया। दलितों ने हनुमान मंदिरों पर दावा दखल शुरू कर दिया। आगरा, लखनऊ के बाद अब बारी मुजफ्फरनगर की थी। दलितों की टोली ने मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की तरफ कूच किया और सबसे पहले मंदिर का नाम ही बदलते हुए इस पर दलित हनुमान मंदिर का पोस्टर चिपका दिया और हनुमान मंदिर के अंदर बैठे पुजारी से दलितों ने सिंहासन खाली करने को कह दिया। दलित नेता दीपक गंभीर ने हाथ जोड़कर कहा कि योगी जी ने हनुमान जी को दलित कहा है, इसीलिए पुजारी की गद्दी पर दलित ही बैठेंगे, इसलिए आप जगह खाली कर दे। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन दलितों के दबाव के बाद मंदिर के पुजारी आखिरकार उठ गए। उन्होंने लोगों ने मुझे बाहर निकाला और अपना बैठ गए। कब्जाना चाहा, उन्होंने मंदिर कब्जाना चाहा, मैंने छोड़ दिया था, मैं बाहर, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया था। उधर पुजारी के हटने के बाद दलित समुदाय के दीपक गंभीर पुजारी की गद्दी पर काबिज हो गए। पूजा अर्चना शुरू कर दी, भक्तों को प्रसाद भी बांटने लगे। हालांकि बाहर हंगामा होने लगा तो पुलिस ने दीपक गंभीर को पुजारी की बैठकी से खींचकर उठाया और हटा दिया। जब योगी जी ने इतने अपने कॉन्फिडेंस से कहा है, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री है, तो हमारा भी दायित्व बनता है वाल्मीकि समाज का कि हम अपने दलित हनुमान को अपने पक्ष में लें और उस पर मंदिर पर जाकर अपना आधिपत्य स्थापित करें। पुलिस की दखल के बाद दलित समुदाय के लोग चले गए, लेकिन जाते जाते ये कह गए कि बाकी के हनुमान मंदिरों में भी हम कब्जा करेंगे। कल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है, तो दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठन राम मंदिर को लेकर देश भर में मुहिम छेड़े हुए हैं। 25 नवंबर को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में धर्म सभा कर राम मंदिर की आवाज बुलंद की। तो 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी की सभा के लिए दिल्ली में रथ यात्रा भी चल रही है। उधर असम के कोकराझार में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प रैली की। मतलब साफ कि आरएसएस वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर माहौल बना रखा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पूछ रहे हैं कि 4.5 साल तक मंदिर क्यों नहीं बना, ये तो बताओ। तोगड़िया पूछ रहे हैं कि जब सरकार और आरएसएस का उठना बैठना एक साथ है तो फिर आंदोलन की जरूरत क्या है, कानून बनवाएं। साथ में बैठकर राम मंदिर का कानून क्यों नहीं करवाते हो? साथ में बैठते हो, खाते हो और बाहर आंदोलन करने निकलते हो। आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सरकार को कहो कानून बनाए, और कानून बनाने की ना बोलते हैं तो घोषित करो कि सरकार हिंदू विरोधी है और राम का मंदिर नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, अपने आप भाजपा ठिकाने पर आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अयोध्या में बाबर की कोई निशानी नहीं रहेगी, वहां भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा। जब भी वहां पर बनेगा तो रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा, बाबर के नाम की मस्जिद मकबरा और इमारत नहीं बनेगी। अखाड़ा परिषद ने ऐलान कर दिया है कि कुंभ मेले तक इंतजार करेंगे, नहीं तो सीधे अयोध्या कूच करेंगे। राम मंदिर के मुद्दे पे कुंभ मेले तक अगर कार्य प्रारंभ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जितने साधु महात्मा हैं सब कुंभ मेला की समाप्ति के बाद सभी लोग अयोध्या कूच करेंगे। राम मंदिर को लेकर चल रही मुहिम के बीच अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जहां पर विवाद वाला मामला है और सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो विवाद की जगह पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की किसी भी कीमत पर अवहेलना नहीं होना चाहिए। और अगर मंदिर ही बनाना है
तो सरयू के किनारे बहुत सी जगह पड़ी हुई है, बना डालिए। तो नहले पे देहरा में फिलहाल